बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आध घंटे बाद बिजली दोबारा आई। बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। बिजली एक बार फिर आई और इस बार दाएं साइड पर हमलावर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, उसने गाड़ी को रोक लिया और ऊंची आवाज में कहा कि भाइयों, बस में कोई गुनाहगार सवार है। ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में सरासीमगी सी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। ने मशवरा दिया कि सामने पहाड़ के नीचे एक दरख्त है। हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनाहगार होगा बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग इस तरह बच जाएंगे। ये तजवीज़ काबिले अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा अब और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहां तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने इसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह पर बैठे हैं, फौरन तुम बस से उतर जाओ। वो उससे उसकी गुनाहों की तफासील भी पूछ रहे थे, जिनकी वजह से एक अजियतनाक मौत उसकी मुंतजिर थी। मगर वो मुसाफिर बस से उतरने के लिए तैयार ही ना था। लोग उसे किसी तरह हर कीमत पर बस से उतार देना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में उसे घसीट कर उतारने लगे। वो शख्स कभी किसी सीट की पुश्त पकड़ लेता, कभी किसी रॉड के साथ लिपट जाता और कभी दरवाजे को जप्फा मार लेता। लोग बाज ना आए, उन्होंने उसे जबरदस्ती घसीट कर नीचे उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। जूं ही गुनाहगार शख्स से बस चंद मीटर आगे गई, धाड़ की आवाज आई, बिजली बस पर गिरी और तमाम के तमाम मुसाफिर चंद ही लम्हों में जलकर भस्म हो गए। वो गुनाहगार मुसाफिर ही तो था जो 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। अब दूसरा वाकया ये है कि मुझे किसी साहब ने एक दिलचस्प सा वाकया सुनाया। वो तुर्की के रास्ते यूनान जाना चाहते थे। एजेंट उन्हें तुर्की ले गया। ये अजमीर शहर में दूसरे लोगों के साथ बर्फबारी का इंतजार करने लगे। सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता था। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोर्चों में दबक जाते थे। बॉर्डर पर गश्त रुक जाता था और एजेंट लोगों को कश्तियों में सवार करते थे और उन्हें यूनान के किसी साहिल पर उतार देते थे। ये एजेंटों की आम प्रैक्टिस थी। उस साहब ने बताया, हम तुर्की में एजेंट के डेरे पर पड़े थे। हमारे साथ गुजरावाला का एक गंदा सा लड़का था। वो नहाता भी नहीं था और दांत भी साफ नहीं करता था। उससे खौफनाक किस्म की बदबू आती थी। तमाम लोग उससे परहेज करते थे। हम लोग दिसंबर में कश्ती में सवार हुए। हम में से कोई भी शख्स उस लड़के को साथ नहीं ले जाना चाहता था। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोना शुरू हो गया।
एजेंट के पास वक्त कम था, चुनाचे उसने उसे एक ठुड्डा मारकर कश्ती में फेंक दिया। कश्ती जब यूनान की हदों में दाखिल हुई तो कोस्ट गार्ड एक्टिव थे। यूनान को शायद हमारी कश्ती की मुखबरी हो गई थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर हर रास्ते पर कोस्ट गार्ड थे। इस दौरान उस लड़के की तबीयत खराब हो गई और वो उल्टियां करने लगा। हमने एजेंट से एहतजाज शुरू कर दिया। एजेंट पहले ही टेंशन में था, उसे और गुस्सा आ गया। उसने 2 लड़कों की मदद ली और उस गंदे लड़के को उठाकर यख ठंडे पानी में फेंक दिया। वो बेचारा डुबकियां खाने लगा। हम आगे निकल गए। अभी हम आध किलोमीटर ही आगे गए थे कि हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने कश्ती मोड़ने की कोशिश की। कश्ती अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी और वो पानी में उलट गई। हम सब पानी में डुबकियां खाने लगे। मैंने खुद को सर्दी, पानी और खौफ के हवाले कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे अस्पताल के अमले ने बताया कश्ती में सवार तमाम लोग मर चुके हैं, सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। मैंने उस दूसरे जिंदा शख्स के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने मेरे बेड का पर्दा हटा दिया। दूसरे बेड पर वही लड़का लेटा था जिसे हमने अपने हाथों से उठाकर समंदर में फेंका था। समंदर की लहरें उसे धकेल कर साहिल तक ले आई थीं। मुझे कोस्ट गार्ड्स ने बचा लिया था, जबकि बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या फिर सर्दी से ठिठर कर पानी में ही मर गए। मैं 15 दिन तक अस्पताल रहा और इस दौरान सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब ही नहीं सूझता था। मैं जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा था तो उस वक्त मुझे याद आया मैंने उस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी। एजेंट जब उसे पानी में फेंकने के लिए आ रहा था तो मैंने फौरन बॉक्स से जैकेट निकालकर उसे पहना दी थी। ये वो नेकी थी जिसने मुझे बचा लिया। मुझे जूं ही ये नेकी याद आई, मुझे 6 माह का वो सारा जमाना याद आ गया जो हमने उस लड़के के साथ गुजारा था। इसका मतलब ये था कि हम ना सिर्फ तुर्की में उसकी वजह से बचते रहे थे, बल्कि जब तक वो लड़का हमारी कश्ती में मौजूद रहा हम सब लोग कोस्ट गार्ड से भी महफूज रहे, यख पानी से भी और मौत से भी। हमने जूं ही उसे कश्ती में धक्का दिया, मौत ने हम पर हमला कर दिया। मैंने पुलिस से दरख्वास्त की कि मैं अपने साथी से मिलना चाहता हूं। पुलिस एहलकारों ने बताया वो पुलिस वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी में सवार हुआ और जाते ही उसे गले से लगा लिया। उस वक्त मुझे उसके जिस्म से किसी किस्म की बदबू नहीं आ रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथियों को दरअसल उसके जिस्म से अपनी मौत की बदबू आती थी। ये उन लोगों की मौत थी जो उन्हें उससे अलग करना चाहती थी, और वो जूं ही अलग हुए सब के सब मौत की आगोश में चले गए। तीसरा वाकया ये है, मेरे एक बुजुर्ग दोस्त जवानी में जो कि अरबपति हुआ करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा बहुत ही उसरत और तंगी में गुजरा। मुझे उन्होंने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद एक मिल यानी फैक्ट्री में काम करते थे। गुजारा मुश्किल से होता था। उनका एक कज़न माजूर था। कज़न के वालिदैन जब फौत हो गए तो उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा। मेरे वालिद को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने घर में ले आए। हम उस वक्त 5 बहन भाई थे। घर में गुर्बत थी और ऊपर से एक माजूर चचा सर पर आ गिरा। वालदा को वो अच्छे नहीं लगते थे। वो सारा दिन उन्हें कोसती रहती थी। हम भी वालदा की वजह से उनसे नफरत करते थे, लेकिन मेरे वालिद को उनसे ना जाने क्यों मोहब्बत थी।
وہ انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے اور ان کا بول براز بھی صاف کرتے تھے، انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے اور ان کی گندگی بھی صاف کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے حالات بدلنے لگے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی، یہ بھٹی کارخانہ بنی اور پھر وہ کارخانہ کئی کارخانوں میں تبدیل ہو گیا، ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد صاحب کی وفات ہو گئی، وہ چچا ترکے میں اب مجھے مل گئے۔ میں نے انہیں چند ماہ تو اپنے گھر میں رکھا، لیکن جلد ہی میں ان سے تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کروا دیا اور وہ پاگل خانے میں ہی رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی، ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گرا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں، ہر چیز ایک ایک کر کے نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہ گئے تو یہ ضمانت بھی ختم ہو گئی، ہمارے محل بھی ہم سے رخصت ہو گئے اور یہ کہ ہم سڑک پر آ گئے۔ یہ تینوں واقعات آپ کے لیے سبق ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہم کس کو بس سے اتاریں گے، کس کو کشتی سے باہر پھینکیں گے اور کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور پھر وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ ہی لے جائے گا۔ ہم ہرگز یہ بات نہیں جانتے، لہٰذا ہم جب تک اس شخص کو نہیں پہچان لیتے، ہمیں اس وقت تک کسی کو بھی اپنی بس، اپنی کشتی اور اپنے گھر سے نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس شخص کا ہو، اور اگر وہ شخص چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے گا، ہم نہ رہیں گے، مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ سوچنے والی بات ہے۔